हाय लव यू यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस बैंकिंग एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन हम आपसे फटाफट डिस्कस करेंगे उसके आंसर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑफ। बैंकिंग एम्बर्समेंट जिसका एस्टैब्लिशमेंट आरबीआई ने किया, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो आप जाने कि दिस बैंकिंग एम्बर्समेंट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक्स, है ना, जिसे हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक और आरआरबी के लिए एप्लीकेबल है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर ही पब्लिक सेक्टर बैंक आएंगे, प्राइवेट बैंक आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में अंतर है, वो एक में कह रहा है एक्सक्लूडिंग आरआरबी, दूसरे में कहता है इंक्लूडिंग आरआरबी। सो आप जाने कि दिस बीओ इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी। जो रीजनल रूरल बैंक हैं उनके लिए भी बीओ एप्लीकेबल है। इफ़ कस्टमर वांट टू रजिस्टर ए केस अगेंस्ट बैंक, इफ देयर इज एनी फाइनेंशियल डिस्प्यूट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, है ना, दे कैन अप्रोच टू दिस फाइनेंशियल कोर्ट ओनली। सो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट बीइंग परफॉर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है? तो ऑप्शंस आर रेगुलेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, तो रेगुलेट तो करती ही है। करेंसी मैनेजमेंट, जितने भी करेंसी से जुड़ा हुआ हर एक ऑप्शन विल बी द राइट फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो करेंसी मैनेजमेंट इंडिया वो भी करेगी। कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मनी सप्लाई, ये तो करती ही हैं। तो रेगुलेशन भी करती है, करेंसी मैनेजमेंट भी करती है। करेंसी मैनेजमेंट इंडिया तो ऑफ कोर्स द पार्ट है ही, और सुपरविजन ऑफ मनी सप्लाई तो काम करती ही है। तो क्वेश्चन था कि कौन सा पार्ट नहीं है फंक्शन का, तो राइट आंसर विल बी डी, दैट इज एफडीआई। एफडीआई का काम आरबीआई का नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी पे सही मार्क कर सकते हैं, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बैंक इज कॉल्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक। किसके हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं? तो आप जाने कि वो बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1934 के, यहाँ पे 34 लिखा हुआ नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर द आरबीआई एक्ट इज ऑफ 1934, और वो बैंक जो शेड्यूल 2 में वर्णित हो, उस बैंक को, जो शेड्यूल 2 को फॉलो करती है, उसे हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वैसे बैंक जो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम नॉन शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज हैज साउट एन इमरजेंसी फंड ऑफ ₹100 crore फ्रॉम बैंक टू टैकल acute liquidity crisis which is coming in the way to give loans to micro borrowers। देखिए, माइक्रो बोरोवर्स को जहाँ तक लोन देने की बात है, तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आरआरबी है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सभी की जो रेगुलेटर है वो आरआरबी है। तो कभी भी जब फंडिंग की बात पूछी जाएगी तो हमेशा नाबार्ड ही आपका सही आंसर होगा, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1982 में किया था। तो एसएचजी हो, आरआरबी हो, या आपकी रीजनल रूरल बैंक हो, या इन सभी को फंडिंग हमेशा और हमेशा नाबार्ड से ही आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मैक्सिमम और अपर लिमिट क्या है? तो आप जाने कि मिनिमम जो आरटीजीएस की शुरुआत होती है वो 2 लाख से होती है, एंड मैक्सिमम लिमिट इज नो लिमिट। तो मिनिमम 2 लाख से मैक्सिमम उसकी कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है। उसके आधार पे ऑप्शन नंबर 5 ई विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय बैंक्स एज कॉर्पोरेट एजेंट नोन एज। देखिए, बैंकों में जो जनरल इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो, ये जिस सेगमेंट के अंदर बेचा जाता है उसे हम ना जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, ना लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, ना इंश्योरेंस बैंकिंग कहते हैं, ना डिपॉजिट इंश्योरेंस कहते हैं। द राइट आंसर इज बैंका एश्योरेंस। तो बैंका एश्योरेंस ही वो टर्म है जिसके अंदर बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे वो लाइफ हो या फिर नॉन लाइफ हो, वो क्या करती है? कस्टमर्स को सेल करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हर एक क्वेश्चन के आंसर उसके नीचे लिखे हुए हैं, तो यू कैन क्रॉस वेरीफाई विद द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज टास्क फोर्स was set up to suggest reforms in banking sector। देखिए, कमेटी हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो आप जाने कि यहाँ पे जो बैंकिंग में रिफॉर्म्स की बात जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी,
उस कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी. दिस कमेटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटी इज ऑलवेज रिमेंबर नरसिम्हम कमेटी. सो राइट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिनो? समटाइम्स आपकी एब्रिविएशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कम्स विथ 3 to 4 मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन. तो फिनो का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है. ऑप्शन क्या पहला है? तो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फार्मर इन्वेस्टमेंट, फार्मर इंक्लूजन, फिनेंशियल इंक्लूजन. तो आप जानें कि पहले तो हमें ये देखना है कि फिनो का फुल फॉर्म में हम एक्सक्लूड किसे कर सकते हैं. तो ऐसा लगता है ऐसे फार्मर्स तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी एलिमिनेट आप कर सकते हैं. फर्स्ट और फोर्थ में आपको देखना है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क एंड ऑपरेशन है या फिनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन है. तो आप जाने द राइट आंसर इज फिनेंशियल इंक्लूजन है ना, नेटवर्क एंड ऑपरेशन. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता आता है ना, उसकी ग्राफ ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है मार्केट में? ऑप्शंस है वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज, क्या जो मनी का वैल्यू है इंक्रीज हो जाता है. उसके बाद है परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज, जो पैसे में किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने की क्षमता है वो घट जाती है. परचेज पावर ऑफ मनी इंक्रीजेज या फिर उल्टा बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिमेन अनअफेक्टेड, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है. और फिफ्थ ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन डिक्रीजेस. तो आप जानें कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है ना. इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी मतलब जहाँ पे 10 रुपये में आप 1 kg मिल्क लाते थे वहाँ पे 10 रुपये में अभी 1 kg मिल्क ना मिल के हो सकता है कि आपको आधा kg मिल्क मिले. तो वहाँ पर जो परचेजिंग पावर है जिसे हम पीपीपी कहते हैं, परचेजिंग प्रायोरिटी, वो डिक्रीज हो जाती है ना. हमारे पास जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाती है क्योंकि महंगाई ज़्यादा आ जाती है. तो राइट आंसर इज बी. एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ असबा? असबा क्या है? तो पहले तो इसका फुल फॉर्म ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट. तो यहाँ पे फुल फॉर्म की बात नहीं पूछी गई थी लेकिन मैंने बता दिया है कि आप याद रखें कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट है. ये आपके अमाउंट को ब्लॉक रखता है और परचेज करने के बाद उसे रिलीज़ कर दिया जाता है. तो जितने भी ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, क्या ऑप्शन देखें. असबा एप्लीकेंट हैज़ गॉट सर्टेन प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट, तो प्रेफरेंस तो मिलता नहीं है भाई. नेक्स्ट इज असबा एप्लीकेशन नीड नॉट रेमिट द फंड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, है ना, सी और ही विल डू आफ्टर शेयर अलॉटमेंट, ऐसा भी नहीं होता है. असबा एप्लीकेंट हैज़ गॉट सिक्योर्ड अलॉटमेंट, सिक्योर्ड अलॉटमेंट क्यों मिलेगा? नेक्स्ट ऑप्शन, असबा एप्लीकेशन डिपॉजिट ओडी अकाउंट इज डेबिटेड ओनली फंड्स आर ब्लॉक. यस, क्योंकि असबा के फुल फॉर्म में लिखा हुआ है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट. तो यहाँ से भी आप एक सही मार्क्स को टिक मार्क कर सकते हैं कि शुरुआत में उनके जो फंड हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जब शेयर रियलाइज होते हैं तो वो फंड रिलीज हो जाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना. इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल. फॉर PDF notes you can visit to www.learnbeyond.co.in notification page where you can download free of cost PDF notes topic wise. Thank you so much for watching this important video.